हेलो बच्चों, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है वो है ट्राइंगल, जिसमें हम ट्राइंगल से रिलेटेड यानी उसमें हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर। उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है इसके बारे में हम 9th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रेंट फिगर होता क्या है। तो देखें यहाँ पे कॉन्ग्रेंट फिगर्स का मीन्स होता है ऐसे फिगर्स जिनकी शेप तो कैसी हो। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ऐसे फिगर्स जिनकी शेप तो कैसी होती है, बिल्कुल सेम होती है और साइज भी कैसी होती है, उनकी सेम होती है। जैसे कि आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं, तो ये दोनों ही सर्कल को मैं कॉन्ग्रेंट फिगर कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? अगर हम यहाँ पे इनकी रेडियस की लेंथ देखें तो इन दोनों की रेडियस की लेंथ मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स कंसीडर कर रखी है। इसका मतलब इन दोनों सर्कल को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे शेप जिनके क्या होते हैं यहाँ पे शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। अब इसी के बेस पे हम आते हैं सिमिलर फिगर्स पे। सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट different sizes, कहने का मतलब क्या है कि सिमिलर फिगर ऐसे फिगर्स को कहा जाता है जिनकी देखने में तो शेप बिल्कुल कैसी हो, सेम हो, लेकिन उनकी जो साइज है हो सकती है कि वो साइज क्या हो, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इसका मतलब मे बी इक्वल और नॉट, पर शेप हमेशा कैसी होगी, उनकी सेम होगी। तो जिनकी शेप सेम होती है पर साइजेस जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सिमिलर फिगर्स। अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे भी मैंने दोनों ही सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं, लेकिन एक सर्कल की साइज छोटी है और एक सर्कल की साइज बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की रेडियस डिफरेंट है, इसलिए एक की साइज छोटी और एक की साइज क्या है, यहाँ पे बड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों दिखने में तो एक जैसे है, लेकिन इनकी लेंथ जो रेडियाई जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों सर्कल को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सिमिलर फिगर। लेकिन कॉन्ग्रेंट फिगर में दोनों की रेडियस कैसी थी, यहाँ पे सेम थी, इसलिए ये क्या कहलाएंगे यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट फिगर। तो इन दोनों स्टेटमेंट से एक और चीज बात जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है कि जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो हमेशा क्या कहला सकते हैं यहाँ पे, आपके सिमिलर फिगर्स बोले जा सकते हैं। यानी कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर फिगर्स। पर जो इसका कन्वर्स है इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या है इसका, वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब आप कॉन्ग्रेंट फिगर्स को तो हमेशा क्या बोल सकते हो आप, सिमिलर फिगर्स, लेकिन सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स हो। तो शायद आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है आपका सिमिलर पॉलीगन्स। अब यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, जो हम अभी सिमिलर ट्राइंगल के लिए से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बीपीटी पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिमिलर पॉलीगन्स। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फिगर, मेड बाय लाइन सेगमेंट, क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे क्लोज्ड फिगर जिनकी फॉर्मेशन किससे हुई हो, लाइन सेगमेंट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉलीगन। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल जो एबीसी आपको नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल की जो फॉर्मेशन है, देखो
ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, ए सी लाइन सेगमेंट। तो एक देखिए क्लोज्ड फिगर, दूसरा कि ये सभी जो लाइन की जो फॉर्मेशन यहाँ पे जो फिगर की फॉर्मेशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट के थ्रू हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉलीगन। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हमें ये काम करना है आज। सिमिलर पॉलीगन्स। अब पॉलीगन सिमिलर कैसे होते हैं उसके लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या निकल रहा है कि अगर हम सिमिलर पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी जो भी हम टू पॉलीगन्स ले रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। साथ के साथ उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो हैं वो भी कैसे होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सामने टू ट्राइंगल्स बना रखे हैं, तो एक ट्राइंगल मैंने लिखा है ABC और एक ट्राइंगल ले रखा है DEF। तो अगर एंगल A के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास एंगल D है, ये इक्वल है। एंगल B के करस्पॉन्डिंग में कौन है, यहाँ पे एंगल E, और एंगल C के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास है एंगल F। तो इसका मतलब है कि A के करस्पॉन्डिंग में D, B के करस्पॉन्डिंग में E, C के करस्पॉन्डिंग में F, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और साथ के साथ एक और कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे देखो, AB के करस्पॉन्डिंग में कौन है यहाँ पे, DE, तो AB का रेशो किसके साथ, DE के साथ। इसी तरह से AC का करस्पॉन्डिंग में किसको ले रहे हैं हम यहाँ पे, DF को, तो AC का रेशो किसके साथ, DF के साथ। और BC के करस्पॉन्डिंग में कौन है यहाँ पे, EF, तो BC का रेशो किसके साथ, EF के साथ। अगर इन करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो अगर हमारे पास इक्वल हैं और साथ के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इन दोनों कंडीशन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है, वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF के। तो ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये हम सिमिलर शो करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या पता चलता है कि टू पॉलीगन्स को आप कब कह सकते हो कि वो सिमिलर है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और साथ के साथ उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो भी कैसे हो, सेम हो। तो उस बेस पे हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सिमिलर कह रहे हैं। तो शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा कि सिमिलर पॉलीगन क्या होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिस पे बेस्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं, इसे एक और नाम से बुलाया जाता है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, जिन्होंने इसके बारे में बताया, वो थेल्स थे, इसलिए उनके नाम पे ये थ्योरम रखी गई है। अब आपके जो एग्ज़ाम होते हैं एनसीईआरटी पे बेस्ट है हमारे पास ये टॉपिक पूरा। और दूसरी बात है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम पे आपके पूछा जाता है तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी। कहने का मतलब है कि आपसे स्टेटमेंट भी पूछा जाएगा और उसे प्रूफ करने के लिए भी कहा जाएगा। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हम पहले स्टेटमेंट समझते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस पे बेस्ड हम इसको प्रूफ करेंगे किस तरह से कैसे प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, बीपीटी, एक और नाम क्या है इसका, थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल विच इंटरसेक्ट
the other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. अब कैसे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC नजर आ रहा है सभी को, ये ट्राइंगल ABC है। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे, ये जो लाइन L है वो मैंने यहाँ पे BC के पैरेलल ड्रॉ करी है। ये जो लाइन L है वो किसके पैरेलल ड्रॉ करी है यहाँ पे? BC की, जो कि साइड AB को और साइड AC को D और E पॉइंट पे कट करता है। क्या कहा मैंने कि यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC है उसमें मैंने ट्राइंगल के वन साइड के पैरेलल यानी BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि ट्राइंगल के अदर टू साइड यानी AB और AC को क्या कर रहा है, यहाँ पे D और E पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसे कट कर रहा है। तो अब हमें ये बताना है, अब प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, हमें ये बताना है कि जो AD का रेशियो है BD के साथ, ये दोनों छोटे छोटे जो पार्ट नज़र आ रहे हैं आपको, इन दोनों छोटे छोटे पार्ट का जो रेशियो है वो दूसरी साइड के छोटे छोटे पार्ट्स के रेशियो के इक्वल बताना है हमें। देख लिए, AD का रेशियो किसके साथ? BD के साथ। AE का रेशियो किसके साथ? CE के साथ। मुझे इन दोनों को क्या बताना है, यहाँ पे इक्वल बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस पे देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया गया है। स्टेटमेंट समझ में आ गया सभी को कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, जो कि अदर टू साइड को क्या करती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। और जब वो उसको कट करती है तो उससे बनने वाले जो साइड के रेशियो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसे प्रूफ करने के लिए। तो कैसे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, देखिए हम यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। D पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DM, किस पे? AC पे। इसी तरह से मैंने E पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पे? AB पे। इस AB पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जिसका नेम क्या दे रखा है आपने, EN। अगर ध्यान से देखें, एक बार और समझा रहा हूं मैं, ये लाइन दिखाई दे रही सबको, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन जो DM जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है? AC पे। और EN किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया है, इस B को किससे ज्वाइन कर दिया? E से। और C को किससे ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पे? D से। तो हमारा कंस्ट्रक्शन यही है कि हमने यहाँ पे D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे और E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने AB पे। अब इसके हम प्रूफ पे आते हैं। देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा सबसे पहले हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सबको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है उसका। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पूछूं आप लोगों से तो आप बताएंगे कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आप सब मुझसे ये बताएंगे कि सर इसमें एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला किसी पे भी अप्लाइड हो सकता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो चाहे एक्यूट ट्राइंगल हो, दोनों पे ही ये फॉर्मूला यूज होता है। राइट एंगल ट्राइंगल पे तो यूज होता ही होता है, पर ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए दोनों के लिए यूज होता है। तो थोड़ा सा मैं उसमें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक्यूट ट्राइंगल है और अगर इस पे वर्टेक्स से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो ये तो काम करेगा हाइट का, और ये जिस पे परपेंडिकुलर है वो किसका काम करेगा, यहाँ पे बेस का। तो इस फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आ गया तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और ये इस वर्टेक्स से इस पे अगर परपेंडिकुलर डालूं तो जैसे ये A B C, तो ट्राइंगल तो हमारा यही है A B C ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इसके लिए हमारे पास हाइट का काम ये करेगा AD और बेस का काम कौन करेगा? BC।
तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरह के ट्राइंगल के लिए क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए आप, तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर ADE के लिए इस पे बात करें, ADE पे, तो ADE पे परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ पे EN है और बेस क्या हुआ AD, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू, तो बेस का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे AD और हाइट का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे EN। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से एक और ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल BDE। तो देखें यहाँ पे ट्राइंगल BDE का है, ये रहा BDE। तो यह ध्यान से देखो, तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हमेशा बाहर रहता है, लेकिन ये BDE के लिए हाइट का काम कौन करेगा, यहाँ पे EN करेगा, बेस कौन रहेगा यहाँ पे BD। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय BD मल्टीप्लाइड बाय EN, ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी यहाँ पे, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय AD मल्टीप्लाइड बाय EN, हाफ मल्टीप्लाइड बाय BD मल्टीप्लाइड बाय EN। तो हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो बचा क्या केवल हमारे पास AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी थर्ड। क्लियर है यहां तक का हमें। अब आते हैं हम लोग सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं यहां पे AE पे बनने वाले ट्रायंगल और CE पे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, तो AE पे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, यहां पे ट्रायंगल AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो AED के लिए हमारे पास जो बेस है वो तो है AE और हाइट का काम कौन करेगा यहाँ पे DM। क्यों, क्योंकि AE और CE किसके पार्ट है, AC के। अगर AC पे पार्ट है उस पर परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया था आपने, DM, इसलिए इनका हाइट का काम कौन करेगा यहाँ पे DM। इसी तरह से CED के लिए हमारे पास जो बेस है वो तो CE है और हाइट का काम DM करेगा, तो ये सब कैंसिल होंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल। तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे AE अपॉन CE। क्या आया, AE अपॉन CE। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी आपकी 4। ठीक है, पर हमें ये नहीं प्रूफ करना, हमें तो ये बताना है कि AD अपॉन BD और AE अपॉन CE आपस में इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो अपर पार्ट है, यानी दोनों ही इक्वेशन में दोनों ही ऊपर वाले जो ट्राइंगल है वो भी एक सेम ट्राइंगल ही तो है। तो अगर सेम ट्राइंगल है तो इसका एरिया हमेशा क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। तो फिर प्रॉब्लम किसके साथ आ रही है हमारे पास, डिनोमिनेटर के ट्राइंगल के लिए। डिनोमिनेटर में ट्राइंगल क्या आ रहा है यहाँ पे, ये ट्राइंगल आ रहा है BDE और यहाँ ट्राइंगल क्या आ रहा है CED। अब अगर इनका एरिया इक्वल होगा तभी ये रेशियो इक्वल हो सकते हैं। तो इसके लिए अब एक टॉपिक पे आते हैं हम लोग आगे। तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल
CED are on the same base, are on the same base. DE and lie between same parallel lines, same parallel lines. DE and BC। कैसे देखिए इधर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये BDE और CDE ये दोनों ही ट्राइंगल का जो बेस है वो किस पे है, DE पे है। यानी इन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, DE है। अगर DE इन दोनों ट्राइंगल का बेस है और साथ के साथ देखें अभी थोड़ी देर पहले आपने बता रखा है कि DE जो है BC के पैरेलल है, तो अगर ऐसे दो ट्राइंगल जिनका बेस तो कैसा है, सेम है, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन में हो, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, यहाँ पे इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CED ये आपस में कैसे होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी यहाँ पे 5। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री 4 5 AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। इक्वेशन नंबर 3 देख लीजिए, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, AD अपॉन BD के इक्वल था, एरिया ऑफ AED और एरिया ऑफ CED इक्वल था AE अपॉन CE। इक्वेशन नंबर 4 था, और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 ये थी। तो इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखें, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का एक साइड दे रखा है हमें यहाँ पे AB, जिसका मिड पॉइंट कौन है, यहाँ पे D है, और इस D से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो कि थर्ड साइड को किस पॉइंट पे कट करता है, E पॉइंट पे। अगर ये थर्ड साइड को E पॉइंट पे कट करता है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये E है वो AC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो कैसे प्रूफ करें इसको, तो देखिए यहाँ पर भी हम BPT का ही लेने वाले हैं हेल्प। कैसे, तो कैसे प्रूफ करें, देखो ये तो क्लियर हो गया ना कि आपको क्या क्या दे रखा है। एक ट्राइंगल ABC है, DAB का मिड पॉइंट है, और DE जो है वो BC की क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। साथ के साथ हमें क्या प्रूफ करना है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो देखिए इधर इसका प्रूफ समझते हैं अब हम, है ना। इन ट्राइंगल ABC, तो अब ये बताएं, ये ट्राइंगल ABC में DE किसके पैरेलल है, BC के। तो हम तो ये जानते हैं कि अगर बाय BPT कि अगर किसी ट्राइंगल के साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो वो टू साइड को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहाँ पर भी तो यही कहा गया है, इन ट्राइंगल DE पैरेलल टू
BC। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ये किसके बेस पे लिखा आपने? बाय BPT। किसके बेस पे लिखा आपने? ये BPT थ्योरम के बेस पे लिखा आप लोगों ने ये। तो BPT के बेस पे आपने ये बता तो दिया, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूं मैं अभी। पर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो D है वो AB का क्या है? मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट की खासियत क्या होती है कि वो उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वली पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD और BD जो हैं वो आपस में क्या है? यहाँ पे इक्वल है। क्यों है? D इज मिड पॉइंट। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर AD और BD आपस में इक्वल हैं, अब अगर मैं दोनों साइड को अगर BD से डिवाइड कर दूं, तो BD से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? AD अपॉन BD इक्वल टू 1 आएगा। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से क्या बताने वाले हैं कि जो AE अपॉन CE है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? यहाँ पे 1 के इक्वल, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आपने ऐसा लिख रखा है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो AD अपॉन BD की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AE अपॉन CE है वो किसके इक्वल हो गया? 1। अब अगर मैं CE को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो AE किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे CE के। तो जो लाइन सेगमेंट थी उसमें जो E पॉइंट आ रहा है उसमें आपने ये बता दिया कि जो AE है वो CE के इक्वल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? E किसका मिड पॉइंट हो गया? यहाँ पे AC का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो क्लियर हुआ सबको? ये क्या था हमारा क्वेश्चन? एक बार हम देख लेते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें DAB का मिड पॉइंट है और DE जो है BC के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना था कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो बाय BPT आपने क्या किया? AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE लिखा। लेकिन D अगर मिड पॉइंट है तो इसका 100% है कि यहाँ पे AD जो BD के इक्वल होगा, और AD और BD इक्वल है तो AD अपॉन BD की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 1। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से आपने AE को C की E के इक्वल बता दिया, इसलिए E क्या बन गया? यहाँ पे मिड पॉइंट बना।